गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। फटाफट से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई जल्दी से बता देंगे। सब कुछ क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो प्रेपोजिशन की हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आज प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 9 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक चल रहा था फिक्स प्रेपोजिशन। 1 मिनट का समय अगर आप मुझे देंगे तो मैं एक बार प्रेपोजिशन 8 अगर मुझे मिल जाए तो मैं लगाना चाहूँगी। ये रहा। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस ये हमने लास्ट कॉन्सेप्ट किया था। हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट हमने ये किया था। हमने प्रेपोजिशन जब लास्ट क्लास 8 की थी तो प्रेपोजिशन 8 में अपना राउंड 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, राउंड 2 हमने शुरू कर दिया प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन के राउंड 2 में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट नंबर, ये पढ़ लेना आप क्योंकि पूरा हो चुका है, वीडियो देखनी है आपको इसके लिए 8 वाली। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा हमने कि डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन बिफोर एडवर्ब, एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती। फिर हमने देखा कि ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन टू विद दैम, इन सब वर्ड्स के साथ आप टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने, थर्ड कॉन्सेप्ट के साथ हमने अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है, और यहाँ से हमें अपनी क्लास शुरू करनी है तो मैं इसको कर देती हूँ पहले स्लाइड को क्लियर। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 से अपनी क्लास की शुरुआत करनी है हमें। और मैं आप लोगों को कल फिक्स प्रपोजिशन की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। जो पता होनी, जिसकी नॉलेज होनी है आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। फिक्स प्रपोजिशन की एक पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें सारी फिक्स प्रपोजिशंस लिखी होंगी कि ये वर्ड अपने साथ ये प्रपोजिशन लेता है। उसमें समझाने का, याद कराने का कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको उसमें कुछ समझाऊँ ऐसा, इस टाइप का उसमें कुछ भी नहीं होता है। फिक्स प्रपोजिशन है। प्रैक्टिस से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा शार्प होती चली जाएंगी। प्रैक्टिस से ही आपको वो स्ट्रांग होंगी। और आप लोगों को खुद से पता लगाना होगा कि इस वर्ड के साथ भाई ये वाली प्रपोजिशन आती है। तो पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको काम क्या करना है, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना ज़रूर। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और प्रिंट आउट निकलवा के अपने प्रपोजिशन के नोट्स के साथ उसको अटैच कर लेना। और उसको नोट्स के साथ अटैच करने के बाद उसमें से सारी की सारी प्रपोजिशंस आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है भाई, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट निकलवा के उसको अटैच कर लेना और सारी प्रपोजिशंस याद करना कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, फिक्स जो होती है। ठीक है, फिर वो आपकी प्रैक्टिस से शार्प होंगे। जैसे जैसे आप प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करोगे, किसी बुक से प्रैक्टिस लगाओगे तो आपके सामने वो प्रपोजिशंस आएंगी। कुछ आपने पढ़ी हुई है, फिर कुछ प्रैक्टिस में आपके सामने आएंगी। तो उस तरीके से फिर वो आप लोगों की इंप्रूव होती चल जाएंगी और आपको समझ आएगा कि अच्छा इस तरीके से प्रपोजिशन के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हर बार अलग अलग पैटर्न पे प्रपोजिशन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है, अलग अलग टाइप के वर्ड्स सामने आते हैं। तो उसके लिए वो पूरी लिस्ट एक बार आपको पढ़नी ज़रूरी है। तो वो सब, इस पूरी लिस्ट को आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को वो हेल्प करे फिक्स प्रपोजिशंस को पता लगाने में। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, बहुत मस्त जा रही है सब चीज़ें। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि जब हम दो वर्ड्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ें, जब हम दो वर्ड्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो उनको अपनी अपनी प्रपोजिशंस देना ज़रूरी है। क्लैरिफाई दैम विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस। ठीक है, व्हेन वी ऐड टू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, when we add two words with the help of conjunction, clarify them with their respective prepositions। उनको अपनी अपनी prepositions से clarify कीजिए। ठीक है, उनको अपनी अपनी prepositions से clarify करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप दो words को जोड़ते हैं किसी conjunction से, when two words when two words are added with conjunction, जब दो वर्ड्स को कंजंक्शन से जोड़ा जाए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिल्कुल। जब दो वर्ड्स को कंजंक्शन से जोड़ा जाए, क्लैरिफाई दैम विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस, उनको क्लैरिफाई कीजिए,
उनको हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि उनको अपनी अपनी प्रपोजिशंस दीजिए, ठीक है। क्लैरिफाई दैम विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस। विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस, उनको अपनी अपनी प्रपोजिशंस से क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। अपनी अपनी प्रपोजिशंस देना उनको ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। चलिए सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एंड लैंड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में और लैंड पर रह सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह रह सकते हैं। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, क्या सेंटेंस में कोई एरर है। अगर अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ये बोलेंगे कि नो एरर, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है भाई, एकदम चंगा है सब कुछ। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या आप लोगों को लगता है कि कोई एरर है, जल्दी से बताइए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया है कि मैम इसमें गलती है कि यहाँ पे ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने, एक दो बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी कुछ ने गलत भी आंसर किया है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम लैंड से पहले भी प्रपोजिशन आएगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त। देखिए सम एनिमल्स कैन लिव इन वाटर एंड लैंड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में, पानी में और लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, आप दोबारा से मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने बोला कि व्हेन टू वर्ड्स आर एडेड विद कंजंक्शन, तब दो वर्ड्स को कंजंक्शन से जोड़ा जाए। कौन कौन से वर्ड हो गए यहाँ पे, एक एंड वाटर हो गया और एक लैंड हो गया। ये वर्ड नंबर 1, ये वर्ड नंबर 2, ये किससे किससे जोड़ा गया है, यहाँ पे कंजंक्शन से जोड़ा गया। एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है। एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, इन दो वर्ड्स को कंजंक्शन की मदद से जोड़ा गया है। तो क्लैरिफाई दैम विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस, तो इनको अपनी अपनी प्रपोजिशंस से क्लैरिफाई कीजिए। जो इन प्रपोजिशन इनके साथ आनी चाहिए वो लगाइए। एक यानी कि एक प्रपोजिशन लगा के दोनों दोनों से काम चला दिया, नहीं। अगर वाटर के साथ इन लगता है तो लैंड के साथ वहीं पे ऑन लगता है, समझ रहे हो। लैंड लैंड में तो नहीं बोलोगे ना, इन लैंड तो नहीं बोलोगे, क्या बोलते हो, धरती पर। ऑन लैंड, हम लोग धरती पर रह रहे हैं तो ऑन लैंड बोलेंगे। तो लैंड के लिए प्रपोजिशन क्या इन चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो एक ही प्रपोजिशन से दोनों के साथ कैसे काम चला सकते हो कि भाई वाटर के लिए भी इन लगा रहे हो, लैंड के लिए भी इन लगा रहे हो, बस एक ही बार इन लगा दिया, छुट्टी कर दी बस एंड लगा के। फिर भाई वाटर इन तो आपने वाटर के लिए लगा दिया, चलो ठीक है। इन वाटर, पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं। तो धरती के लिए पर लगाओ ना, ओन लगाओ ना, धरती के लिए भी थोड़ी ना कि इनसे काम चला दोगे। वो अगर दोनों को अपनी अपनी प्रपोजिशन चाहिए तो दोनों को अपनी अपनी प्रपोजिशन से क्लैरिफाई करो। तो यहाँ पे लैंड से पहले भी आपको ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट कह रहा था कि जब दो वर्ड्स को कंजंक्शन से जोड़ो तो उनको अपनी अपनी प्रपोजिशन दो जो उनको जरूरत है, एक से थोड़ी ना काम चला सकते हो भाई, उसको अपनी दो उसको अपनी दो।
एक प्रपोजिशन थोड़ी ना दोनोों जगह काम चल जाएगा। तो ये सेंटेंस बोल रहा था, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, फॉर एग्जांपल एग्जांपल और लिखते हैं। मैंने आप लोगों को साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। मैंने आप लोगों को बोला कि आवर कल्चर इज मच डिफरेंट एंड सुपीरियर टू हर्स, कि हमारा जो कल्चर है वो उससे बहुत अलग है और सुपीरियर भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्यादा भी है, बड़ा भी है मतलब। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स व्हाट इज एरर इन द सेंटेंस, आवर कल्चर इज मच डिफरेंट एंड सुपीरियर टू हर्स। बताइए भाई व्हाट इज द एरर हियर, क्या एरर है सेंटेंस में। वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2-3 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर गलत है लगभग। ये पार्ट आपका क्या है, ये आप लोगों को जो मैं फिक्स प्रपोजिशन बोल रही हूँ ना, ये आप लोगों का चालू हो चुका है, ठीक है, क्योंकि राउंड 2 में हम पूरा उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राउंड 2 में कहीं ना कहीं वो सब चीज़ सारी आपके सामने आएंगी जो मैं फिक्स प्रपोजिशन आपको बोल रही हूँ। तो कुछ कुछ तो मैं आप लोगों को यही समझा के चल रही हूँ कि भाई ये सारे वर्ड्स हैं, फिक्स प्रपोजिशन लेंगे। ठीक है, जैसे लैंड के लिए ओन आ गया, वाटर के लिए आप इन लगा रहे हैं, भाई पानी में की बात हो रही है ना। इसी तरीके से डिफरेंट जो वर्ड है, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाई जाती है, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम प्रपोजिशन डिफरेंट के साथ लगाई जाती है। और सुपीरियर के साथ कौन सी लगाई जाती है, टू। याद रखना जो भी वर्ड्स जनरली आप लोगों के आई ओ आर से एंड होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ आप लोगों की कौन सी प्रपोजिशन आती है, टू आती है। ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है एडजेक्टिव के अंदर, ये एडवर्ब के अंदर, ये कि आई ओ आर से एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम ऑन टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो सुपीरियर की प्रपोजिशन तो टू हो गई। ठीक है भाई, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हो ना आप यहाँ पे, डिफरेंट को और सुपीरियर को। ये डिफरेंट हो गया और दूसरा वर्ड सुपीरियर हो गया, दोनों को आपने एंड से जोड़ा। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग प्रपोजिशन, अगर दोनों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन लगती है तो फिर एक प्रपोजिशन से काम आप नहीं चला सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आर कल्चर इज मच डिफरेंट एंड सुपीरियर टू हर्स। आर कल्चर इज मच डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हर्स। दोनों की प्रपोजिशन अलग अलग हैं, दोनों को अपनी अपनी प्रपोजिशंस देनी पड़ेंगी। तो आर कल्चर इज मच डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू हर्स, क्योंकि डिफरेंट के साथ टू प्रपोजिशन नहीं जा सकती। डिफरेंट की अपनी प्रपोजिशन है फ्रॉम, सुपीरियर की अपनी प्रपोजिशन है टू, तो उनको अपनी अपनी प्रपोजिशन दो। डिफरेंट क्यों काम चलाए भाई सुपीरियर के साथ, कह रहा है मैं तो अपनी प्रपोजिशन लूंगा भाई, मेरा अपना अलग प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन होती है मेरी फ्रॉम, तो मैं तुझे मेरी प्रपोजिशन दो। तो यहाँ पे ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो यही बोला गया है कि व्हेन टू वर्ड्स आर एडेड विद कंजंक्शन क्लैरिफाई दैम विद देयर रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस। रिस्पेक्टिव प्रपोजिशंस मतलब उनको अपनी अपनी प्रपोजिशन दो जो उनको जरूरत होती है, जो उनकी फिक्स्ड होती है। ठीक है, यही सेंटेंस में बोला गया है। चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको, फिर और एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लिखती हूँ एक दो और ये इस चीज का आपको कैसे पता लगेगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम कैसे पता लगेगा कि कौन सी प्रपोजिशन आएगी। प्रैक्टिस से फिक्स प्रपोजिशन पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि भाई डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे ये चीज समझ आएगी। ठीक है ना, इसका और कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस से चीजें शार्प होती हैं। प्रैक्टिस से आएगी वो। ठीक है भाई।
चलो और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने बोला ही इज कॉन्शियस, he is conscious and engaged in his work. He is conscious and engaged in his work. They are busy. They are busy and engaged in his work. Sorry, in their work. They are busy and engaged in their work. ओके चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट से सेंटेंस में क्या एरर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए चलिए एग्जाम्पल और लिखते हैं, यहीं पे स्पेस है अभी। शी इज अशेम्ड, शी इज सॉरी, ऐसे लिखो, शी इज सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हर वर्क। वो अपने काम को लेके सॉरी है और शर्मिंदा है, ठीक है, शर्म फील कर रही है। चलिए ही इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क। वो अपने काम को लेके बहुत कॉन्शियस है, ठीक है, और काफ़ी मतलब एंगेज भी रहता है अपने काम में, अपने काम में बहुत एंगेज भी रहता है। एंगेज का मतलब क्या होता है, शामिल होना, किसी चीज़ में लगे रहना, तो अपने काम में लगा रहता है और अपने काम को लेके बहुत कॉन्शियस भी है। तो यहाँ पे जो दो वर्ड्स आपके सामने हैं दैट इज कॉन्शियस एंड एंगेज्ड, इन दोनों को आपने एंड से जोड़ा, ठीक है। अब दो वर्ड्स को जब आप कंजंक्शन की मदद से जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो दोनों को अगर दोनों के साथ अगर अलग अलग प्रेपोजिशन जाती है, ये आपको कैसे पता लगेगा, फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद जब आप ज़्यादा पढ़ लोगे। ये प्रैक्टिस ही तो चल रही है, इसको आप ये मत समझो कि फिक्स प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कैसे होगी, करा तो रही हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है, इन्फीरियर के साथ टू लगता है, अभी बताया। ऐसे यहाँ से अब ये चीज़ भी याद रखोगे कि एंगेज्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इन, एंगेज्ड इन होता है, ठीक है। कॉन्शियस ऑफ होता है, कॉन्शियस के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है, ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। वो अपने काम को लेके बहुत कॉन्शियस है, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज वर्क, ठीक है, ठीक है। मृदुल ने बिल्कुल सही आंसर करा है कि मैम कॉन्शियस के साथ ऑफ आता है। तो जब उसके साथ ऑफ आता है तो आप यहाँ पे इनसे काम नहीं चला सकते, कॉन्शियस को अपनी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी जो उसकी फिक्स प्रेपोजिशन है, दैट इज ऑफ। तो ही इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर बिजी एंड एंगेज्ड इन देयर वर्क। तो ठीक है, चलो एंगेज्ड के लिए तो इन आ गया, बात लक्की हो गई, लेकिन बिजी के लिए तो इन नहीं आएगा, बिजी की अपनी प्रेपोजिशन है। बहुत बढ़िया, मृदुल ने फिर से सही आंसर किया है, और भी एक दो बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है। रोहन ने, रोहित ने, श्रुति ने सही आंसर किया है, बच्चे रेगुलर वाले हैं, सही आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बिजी के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है दैट इज विद। बिजी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, विद, बिजी विद। तो जब काम में बिजी होने की बात होती है, जब किसी काम में बिजी होने की बात होती है तो हम बिजी इन ना बोल के काम में बिजी। मैंने बोला प्रेपोजिशन को लेके कभी भी हिंदी निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। मैंने राउंड 1 में भी आप लोगों को चीज़ बोली थी कि कभी भी हिंदी निकालने की कोशिश मत करना, हिंदी से बात नहीं बनेगी कि भाई मे की आवाज़ आ रही है तो इन लगा दो, पर की आवाज़ आ रही है तो ऑन लगा दो, से की आवाज़ आ रही है तो फ्रॉम लगा दो, है ना। काम में बिजी भले ही बोल रहा हो, भले ही मैं आ रहा हूँ, लेकिन इन नहीं लगेगा। काम में बिजी होने के लिए बिजी विद वर्क बोला जाता है, ठीक है, बिजी विद। तो अपने काम में बिजी है, ही इज बिजी विद देयर वर्क, दे आर बिजी विद देयर वर्क, ही इज बिजी विद हिज वर्क, शी इज बिजी विद हर वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे आर बिजी विद एंड एंगेज्ड इन देयर वर्क। अपनी अपनी प्रेपोजिशंस दोनों को अपनी अपनी प्रेपोजिशंस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस से ये सिखाई रही हूँ मैं आपको सेंटेंस की मदद से। यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, फिक्स प्रेपोजिशन भी पढ़ रहे हो आप, साथ ही साथ सेंटेंस में कैसे एरर आएगी वो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। शी इज सॉरी एंड, बाकी मैंने बोला कि पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फिक्स प्रेपोजिशन की प्रोवाइड कराऊंगी, वो पूरी पीडीएफ आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना, फिर प्रैक्टिस करना उसके ऊपर, ठीक है। शी इज सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हर वर्क, शी इज सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हर वर्क।
अब बताओ जल्दी से क्या एरर है सेंटेंस में। क्या दोनों दोनों के साथ ऑफ ही चल जाएगी? लास्ट में जो ऑफ लगा रखा है दोनों के साथ ऑफ लग जाएगी, सॉरी की अपनी अलग कुछ और होती है? बताइए जल्दी से। बताइए फटाफट से, सही है? चलिए यहाँ से फिर से बहुत दो तीन बच्चों ने सही आंसर किया है, जिनका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। एक बच्चा बोल रहा है हम सॉरी विद आएगा, सॉरी ऑफ आएगा, नहीं ऑफ भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा। जो करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे लगेगी फोर। सॉरी के साथ जो प्रपोजिशन जाती है वो कौन सी जाती है? फोर। किसी काम ने चीज़ों को लेके सॉरी होना, शर्मिंदगी महसूस करना, सॉरी फील करना, सॉरी फॉर, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, फॉर दिस मिस्टेक। मैं इस गलती के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, है ना। आई रियली फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस तरीके से। तो शी इज सॉरी फॉर, सॉरी के साथ अपनी प्रपोजिशन लगाओ फोर। अशेम्ड के लिए भी यहाँ से याद रखोगे, देखो एक नया वर्ड मिला कि अशेम्ड के साथ जो प्रपोजिशन जाती है वो कौन सी जाती है? ऑफ। अशेम्ड ऑफ होता है, सॉरी फॉर होता है। तो यहाँ से आपने बहुत सारी प्रपोजिशंस याद कर ली है, इनको सबको माइंड में रख के चलना। देखो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने पढ़ा वाटर के लिए इन, लैंड के लिए ऑन। फिर हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम, सुपीरियर टू। ये सिर्फ सुपीरियर ही नहीं है, यहाँ पे इन्फीरियर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, प्रायर आ जाए, है ना। कोई भी वर्ड जो आई ओ आर से एंड हो रहा है उसके साथ जनरली टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ से बहुत सारी प्रपोजिशन आपको माइंड में रख के चलनी है एक साथ। डिफरेंट फ्रॉम हो गया, फिर हमने देखा कॉन्शियस ऑफ हो गया, एंगेज्ड इन हो गया, बिजी विद होता है, एंगेज्ड इन तो आई गया है, ठीक है। सॉरी फॉर होता है, अशेम्ड ऑफ होता है, ठीक है। ये सब के सब आपको माइंड में रख के चलनी है। फिर देखिए एक एग्जांपल और लिखते हैं। दे आर टॉकिंग एंड लाफिंग एट हिम। दे आर टॉकिंग एंड लाफिंग एट हिम। वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। बताइए क्या होना चाहिए? We are surprised and amazed at his success। हम उसकी सक्सेस को लेके बड़े सरप्राइज और अमेज्ड हैं। चलिए बताइए फटाफट, फर्स्ट वाले सेंटेंस में बताइए पहले कि क्या एरर है। वेरी नाइस भाई, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। यशिका, रोहित, रोहन, श्रुति, मृदुल, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बस बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी नाइस भाई। देखो लाफिंग के साथ जो प्रपोजिशन लगाई जाती है वो एट लगती है, लाफ एट होता है, ध्यान रखना। उस पर हंस रहे हैं, किसी पर हंसना। शी इज लाफिंग एट यू, वो तुम पर हंस रही है। दे आर लाफिंग एट हर, वो उस पर हंस रहे हैं। श्रुति इज लाफिंग एट रोहित, श्रुति रोहित पर हंस रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लाफ के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है, और टॉक के साथ जो प्रपोजिशन आती है मैंने लिखवाया भी था आपको। ठीक है, ध्यान करो। राउंड 1 में जब प्रपोजिशन करवाई थी वहां पे लिखवाया था कि डिस्कस और एक्सप्लेन के साथ अबाउट ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि डिस्कस और एक्सप्लेन डिस्क्राइब हो गया, है ना, डिस्कस हो गया।
इनके साथ आप अबाउट का यूज ना करें, क्योंकि एक्सप्लेन का खुद का मतलब ही क्या होता है, डिस्कस का मतलब खुद का मतलब क्या होता है, टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करना, टॉक अबाउट। तो टॉक के साथ आप अबाउट लगा रहे हो तो डिस्कस के साथ नहीं लगाओगे। सब समझाया था, ये वहां पे टॉक अबाउट आया था, याद करो। तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। अब टॉक के साथ एट प्रपोजिशन तो चली नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी प्रपोजिशन है ही नहीं, वो सेंस सही नहीं आ रहा है कि वो उस पर बात कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। और मुझे हिंदी मीनिंग तो पहली बात निकालना ही नहीं है, मुझे तो फिक्स प्रपोजिशन पता होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ऐसा होगा कि आप हिंदी मीनिंग निकाल के कर पाओगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारी जगह ऐसा भी होगा कि हिंदी मीनिंग निकालने पे भी सही नहीं आ पा रहा होगा। तो उसके लिए आपको फिक्स प्रपोजिशन पता ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तो अगर मैं निकाल भी रही हूँ हिंदी तो आ पा रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट, वो उसके बारे में बात कर रहे थे। बारे में मतलब अबाउट, चलो आपने लगा दिया। लेकिन पीछे ही मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल भी दिया, वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो दे आर बिजी विद लगा रहे हो, इन नहीं लगा रहे हो। तो इसलिए हिंदी मीनिंग पे मत जाना कि हिंदी मीनिंग किसका सही बैठ रहा है, ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस से अच्छी होती चली जाएंगी कि हाँ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। मेरे दिमाग में तो बैठ गई है, कैसे, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ ली है ना। तो आपके दिमाग में प्रैक्टिस करते करते जब बार बार पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी सारी प्रपोजिशंस कि ये हमें इस तरीके से यूज करनी है। जैसे अभी आप लोगों ने, मैंने थोड़ी आंसर किया, आप देखो आप में से ही बच्चे हैं, ठीक है, आप सारे सबने पेड बैच लिया हुआ है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर सही कर रहे हैं, जो आंसर कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने कहीं सुना है, ये जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसको भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो उन सब चीज़ों को करेक्ट करते हुए उनको सही आंसर कर रहे हैं। आप में से ही तो है, कोई नया थोड़ी है कि कहीं दूसरे दूसरे दुनिया से थोड़ी आए हैं, कोई एलियन थोड़ी बैठा है कि हाँ सब जानते हैं, है ना, कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं, ये भी वहीं बैठे हैं। तो इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस से चीज़ें शार्प होती हैं। वी आर सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज्ड हैं, कर काफ़ी अमेज्ड हैं उसकी सक्सेस को लेके। तो देखो, क्या ये सेंटेंस सही है, पहले सभी स्टूडेंट बताएंगे कि, या फिर इसमें भी कोई गलती है, बताइए जल्दी से। देखिए, अब एक्चुअल में क्या है, बात क्या है। अब तक हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चंस उठाए पीछे के, देखो यहाँ से हमने उठाना शुरू किया, तो भाई डिफरेंट की अपनी प्रपोजिशन थी, सुपीरियर की अपनी प्रपोजिशन थी, ठीक है। कॉन्शियस ऑफ, एक बार मेरे साथ साथ बोल भी देंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, साथ साथ बोल देंगे एक बार। कॉन्शियस ऑफ, बहुत बढ़िया। एंगेज्ड इन, वेरी नाइस। बिजी विद, एंगेज्ड इन। सॉरी फॉर, ठीक है, और अशेम्ड ऑफ, सबकी अपनी अपनी प्रपोजिशंस थी। टॉकिंग अबाउट, किसी के बारे में बात करना, और लाफ के साथ एट लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों वर्ड्स ऐसे आ जाएं कि दोनों के साथ सेम ही प्रेपोजिशन जाती है, ठीक है, जैसे मैं इस सेंटेंस की बात करूं कि वी आर सरप्राइज, सरप्राइज के साथ भी एट लगाया जाता है, हम उसके सक्सेस को लेके बहुत सरप्राइज हैं, हम उसकी सक्सेस पे बहुत मतलब सरप्राइज है, बहुत आश्चर्यचकित है उसको लेके। एंड अमेज्ड एट, अमेज के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो भी एट ही आती है, तो दोनों के साथ प्रपोजिशन एट ही लगती है। तो अगर आपके पास कभी ऐसा केस बन रहा है कि आपको पता है कि दोनों के साथ सेम प्रपोजिशन जाएगी, भाई सरप्राइज के साथ भी एट लगाया जाता है, अमेज के साथ भी एट लगाया जाता है, तो ऐसे केस में आप तब तब इस केस में दो दो बार अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के साथ सेम प्रपोजिशन जा रही है। तब जो ये एट है ना, ये दोनों के लिए काम कर जाएगा, समझ रहे हो। ये सरप्राइज के लिए भी काम कर गया और ये अमेज के लिए भी काम कर गया, क्योंकि ये एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड है और दोनों के साथ एक ही प्रेपोजिशन जाती है। तो फिर ऐसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि वी आर सरप्राइज्ड एट एंड अमेज्ड एट हिज सक्सेस, दो दो बार एट लगा रहे हो। अगर दोनों के साथ एक ही प्रेपोजिशन जा रही है तो लास्ट में लिख के उसको बात को लक्की कर सकते हो। अब तक हम अलग अलग क्यों लगा रहे थे, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रेपोजिशंस थी, तो हम एक से काम नहीं चला सकते थे। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सरप्राइज भी एट लेता है, अमेज भी एट लेता है, तो दोनों ने अपने आप में कह दिया कि भाई क्या अलग अलग लगानी है, चल छोड़, लास्ट में लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो क्यों, क्योंकि इसमें एक ही प्रेपोजिशन दोनों वर्ड्स के साथ यूज की जाती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि रटना भी नहीं है, हमें हमें रटना भी नहीं है कि जबरदस्ती है, अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं दोनों को अपनी अपनी प्रेपोजिशन दो, जबरदस्ती दो, चाहे नहीं भी जरूरत है तो भी दो। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है भाई, दोनों एक ही लेते हैं, तो लास्ट में लगा के छुट्टी कर दी, ठीक है। तो अगर इस तरीके सेंटेंस बनते हैं आपके, आपकी दोनों की प्रेपोजिशन सेम है, तो आप एक ही बार लगाएंगे उसको, ठीक है। चलो इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं।
इसके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों के साथ सेम प्रेपोजिशन जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि सरप्राइज्ड और अमेज्ड के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो क्या लगती है, दोनों के साथ एट लगता है, इसलिए इसलिए हमने एक ही एट लगाया। ठीक है, दोनों के साथ एट लगाया जाता है, इसलिए एक एट लगा के आप काम चला सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। इफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड एट द लास्ट, साथ साथ कॉपी कीजिए भाई, साथ साथ कॉपी रखेंगे, एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, अभी समझाऊंगी, कॉपी कर लीजिए। देन clarify them clarify it with its respective preposition। लिख लीजिए, मैं समझाती हूँ फिर अभी। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। He has no house to live. She gave me a pen. She gave me a pen to write. चलिए लिखिए फटाफट से, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं बस समझाती हूँ इसको। 11, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, लिख लिया आपने सभी स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ ध्यान लगाएंगे, कॉपी कर लिया हो तो यहाँ ध्यान लगाएंगे। कॉपी कर लिया एक बार ज़रा फटाफट थम्स अप सेंड करेंगे मुझे, अगर कॉपी कर लिया तो जल्दी से एक थम्स अप सेंड कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ ध्यान लगाएंगे। चलिए भाई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपने कॉपी कर लिया है। अब देखिए, आप समझिए इसको। इफ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म is used at the last of a sentence, then clarify it with its respective preposition। क्या कह रहा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर टू प्लस वी वन सेंटेंस के
ठीक है, वाक्य के अंत में यूज किया जाए, अगर 2+V1 को वाक्य के अंत में यूज किया जाए तो उसको अपनी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको अपनी प्रेपोजिशन से क्लैरिफाई करो, उसको अपनी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी। तो यही बोला गया है कि अगर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाए, देखो, तो उसको अपनी प्रेपोजिशन से क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, सेंस सही करने के लिए। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी करके बताया है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या करेक्ट होना चाहिए। तो याशिका ने सही आंसर किया है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है यहाँ पे, ही हैज नो हाउस टू लिव। अब घर के अंदर रहा जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आपको देनी पड़ेगी सेंस को सही बनाने के लिए। ठीक है, तो लिव के साथ घर में रहने के लिए। ठीक है, तो घर में रहने की सेंस तो दो पहले। भाई बताओ, ही हैज नो हाउस, उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, घर के अंदर रहा जाएगा ना। ठीक है, तो ही हैज नो हाउस टू लिव, खाली टू लिव से काम नहीं चलेगा। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक प्रपोजिशन की जरूरत सी लग रही है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो देखो, ही हैज नो हाउस टू लिव इन, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है जिसमें वो रह सके। तो ही हैज नो हाउस टू लिव इन, तो यहाँ पे आपको ये इन ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इन आपको ऐड करना पड़ेगा करेक्ट सेंस देने के लिए। घर के अंदर तो रहोगे तो लिव के साथ जो इन प्रपोजिशन है वो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो लिव के साथ जो प्रपोजिशन लगती है वो जनरली कौन सी लगती है? इन। ठीक है, कहीं पर रहने की अगर आप बात कर रहे हो तो लिव इन, ये आपको पता लगा। फिर शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया टू राइट। अब उसने एक मुझे पेन दिया लिखने के लिए, पेन से लिखोगे ना। और जब मैंने राउंड 1 कराया था प्रेपोजिशन का बताया था, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उससे लिखते हैं तो कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? विद लगती है। राउंड 1 में करा चुकी हूँ ना, एंड वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको, विद वाले कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। ठीक है, आई राइट विद अ पेन बताया था ना, शी राइट्स विद अ पेन, तो पेन के साथ लिखना है उसको, पेन से लिखेगी ना वो। तो शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया लिखने के लिए, तो टू राइट विद, तो मुझे ये विद यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए, क्योंकि पेन से लिखा जाएगा, है ना। तो सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए मुझे यहाँ पे विद का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोल दूं इसको, ठीक है, देखो सेंस पे डिपेंड करता है, देखो सेंस पे डिपेंड करता है। अब मैंने पहले बात पेन की हो रही थी, अब मैंने इसको ऐसे बोल दिया, आई टुक अ पेज, मैंने एक पेज लिया, आई टुक अ पेज टू राइट। अब बताओ क्या करें? तो रटो मत, हमेशा चीजों को रटो मत, समझो कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जब बात पेन की हो रही थी तो पेन क्या था? एक इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मदद से आप लिखोगे। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया लिखने के लिए, तो आप पेन से लिखोगे ना। तो पेन के लिए आपने विद का यूज किया, क्योंकि पेन का यूज करोगे आप। और जब हम किसी चीज का यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहां पे हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो शी गेव मी अ पेन टू राइट विद, तो आपने विद लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या चेंज कर दिया इसमें, लास्ट की टू राइट, तो देखो अब भी सेम है, यहाँ भी टू राइट था, यहाँ भी टू राइट है। लेकिन अब मैंने पेन की जगह पेज कर दिया, मैंने बोला कि मैंने एक पेज लिया, मैंने एक पेज लिया। अब मैं यहाँ पे टू राइट विद लिखूंगी क्या? अगर मैं यहाँ पे विद लगा दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, आई टू का पेज टू राइट विद, तो पेज से लिखोगे क्या? विद तो हम तब लगाते जब हम किसी चीज का यूज कर रहे हो, किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा हो, है ना। जैसे आपने पेन का यूज किया, पेन की हेल्प से लिखा आपने, तो पेन की मदद से कोई काम किया तो पेन के साथ विद लगा दिया कि शी गेव मी अ पेन टू राइट विद, पेन की मदद से आपने लिखा। क्या पेज की मदद से लिखोगे? क्या ये बोलोगे कि आई टू का पेज, मैंने एक पेज लिया लिखने के लिए, पेज से लिख रहे हो? पेज पर लिखोगे ना। ठीक है, तो अब की बार प्रपोजिशन विद नहीं आएगी, अब की बार प्रपोजिशन क्या आएगी? आई टू का पेज, मैंने एक पेज लिया उस पर लिखने के लिए, पेज पर लिखोगे तो आई टू का पेज टू राइट ऑन। ठीक है ना, आई टू का पेज टू राइट ऑन। तो ये नहीं है कि रट लिया बस हमने, तो राइट आया तो विद लगा देंगे, नहीं, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है और क्या आपको लगाना है, सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी अच्छे से। ठीक है, तो आई टू का पेज टू राइट ऑन, पेज पर लिखने की बात हो रही है, अब पेज पर लिखोगे, ये पेज है इसके ऊपर लिखोगे तो प्रपोजिशन ऑन आएगी। ठीक है, रहने की बात हो रही है तो लिव इन हो गया। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक दो एग्जांपल्स और लिखती हूँ जिससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो देखो, he has no achievement,
ही हैज नो अचीवमेंट टू बोस्ट। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर करेंगे। नो एयरलाइन इज सेफ, कह रहे कोई एयरलाइन सेफ नहीं है टू ट्रेवल। नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल। वी हैव nobody to eat. We have nothing to eat. अब देखो जरा यहाँ पे, ही हैज नो अचीवमेंट टू बूस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि खाली बूस्ट आप बोल ही नहीं सकते, बूस्ट ऑफ होता है। बूस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? डींगे मारना। ठीक है, अपनी बड़ाई करना है ना, शो ऑफ करना, उसको हम बूस्ट ऑफ कहते हैं। तो ही हैज़ नो अचीवमेंट, उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है डींगे मारने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अचीवमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे बोस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है दैट इज ऑफ। बोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? साइड में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं डींगे मारना, इंग्लिश में हो गया टू शो ऑफ, शो ऑफ करना, टू शो ऑफ, शो ऑफ करना। इसके लिए एक ईडियम भी है, आपने सुना होगा डेफिनेटली, एक ईडियम है इसके लिए, राइड अ हाई हॉर्स। ठीक है, बोस्ट ऑफ के लिए एक ईडियम भी होता है राइड अ हाई हॉर्स। राइड अ हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करना, डींगे मारना। राइड अ हाई हॉर्स, ये ईडियम भी है इसको लेके, राइड अ हाई हॉर्स। राइड अ हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है? डींगे मारना। तो बोस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है दैट इज ऑफ, ये भी आपको पता लगा। तो ये सब कुछ प्रेपोजिशन ही है जो फिक्स प्रेपोजिशन का पार्ट है, जो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड के साथ भाई ये प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है, तो बोस्ट ऑफ हो गया। ऐसे ये वाला सेंटेंस हो गया, नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रैवल बाय। ट्रैवल के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो यहाँ पे कौन सी लगेगी? मतलब आप एयरलाइन के द्वारा ट्रैवल करने की बात कर रहे हो ना, है ना। तो आपको पता है कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उस केस में बाय का यूज करते हैं। तो एयरलाइंस के थ्रू आप ट्रैवल करने की बात कर रहे हो, तो नो एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन ट्रेवल सेफ नहीं है टू ट्रैवल बाय, जिसके द्वारा ट्रैवल किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे ट्रैवल के बाद आपको बाय लगाना पड़ेगा क्योंकि एयरलाइंस की बात है। तो जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो हम जनरली बाय का यूज करते हैं। ट्रैवल आप एयरलाइंस के द्वारा करोगे ना तो बाय हो गया। तो ये लगाना बहुत जरूरी। सेंस इनकम्प्लीट सी लग रही थी, अब सेंस कंप्लीट लग रही है क्योंकि देखो ये सारे के सारे क्या है? टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। इनको, इनके बाद आप सही तरीके से जब प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो सेंस करेक्ट आ रही है। अब देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। वी हैव नो बडी टू ईट, इसका सेंस पता है क्या आ रहा है? वी हैव नो बडी टू ईट। नो बडी मतलब मेरे पास खाने के लिए कोई इंसान नहीं है, समझ रहे हो? मतलब तुम इंसान को ही खाना चाह रहे हो, कैनिबल थोड़ी हो कि इंसान को खा जाओगे। ठीक है, तो देखो वी हैव नोबडी टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कोई इंसान नहीं है, मतलब इंसान को बोल रहे हो। अरे इंसान को नहीं खाना है, चीज़ों को खाते हैं हम। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि मेरे साथ खाने के लिए कोई इंसान नहीं है, तो सेंस सही दो इसको। तो वी हैव नोबडी टू ईट विद, लास्ट में आज जैसे ही आप इसमें विद लगाओगे तो करेक्ट सेंस आएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने प्रेपोजिशन जोड़ के उसको सेंस सही किया है उसकी। ठीक है, तो वी हैव नोबडी, हमारे पास कोई नहीं है, टू ईट विद, खाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। अब तो सेंस सही आ रही है। पहले तो ये कह रहे थे कि मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं है, इंसान को ही खाना चाह रहे हो जैसे। ठीक है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वी हैव नथिंग टू ईट। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं लग रही है सब प्रेपोजिशन लगाने की। लग रही है? नहीं लग रही। मैंने बोला वी हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है बिल्कुल। ठीक है, अपने आप में क्या सेंटेंस है? कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रटना भी नहीं है कि अगर लास्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो जबरदस्ती प्रेपोजिशन लगानी है, जैसे अब तक हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि सेंस अधूरी आ रही थी। तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ा।
तो यही आपको बात ध्यान रखनी है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज एट द लास्ट ऑफ द क्लैरिफाई देम विद रिस्पेक्टिव प्रेपोजिशन। उसको अपनी प्रेपोजिशन से क्लैरिफाई कर दो, जो उसके जरूरत है तो उसको अपनी प्रेपोजिशन दे दो। लेकिन अगर जरूरत ही नहीं है मुझे प्रेपोजिशन की, अगर सेंटेंस बिना प्रेपोजिशन के भी मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है, अगर बिना प्रेपोजिशन के मुझे लग रहा है कि बात तो मेरी अभी भी पूरी हो रही है ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि जरूरत है, ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वर्ड के साथ मुझे प्रेपोजिशन चाहिए, तो मैं क्यों प्रेपोजिशन दूंगी। अब जैसे यहाँ पे है कि वी हैव नथिंग टू ईट, यार हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वी हैव नथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई प्रेपोजिशन चाहिए, सेंटेंस एकदम सही है। तो ये नहीं है कि भाई लगानी ही लगानी है, ठीक है, जरूरत है तो लगा देंगे, जहां पे लगेगा कि जरूरत ही नहीं लग रही है तो नहीं लगाएंगे। सिचुएशन चेक कर लेना कि क्या बन रही है, ठीक है भाई। तो ये आपकी हो गई प्रेपोजिशन की 9th क्लास आज, ठीक है, पूरी हो गई है। चलिए फटाफट से दूसरे वाले सेशन में आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, बना हुआ एक और सेशन प्रेपोजिशन 10 का इसके जस्ट बाद है जो, ठीक है। मैं इसको क्लास को एंड कर रही हूँ, 5 मिनट का ब्रेक है और जल्दी से दूसरे सेशन में आ जाइए प्रेपोजिशन नंबर 10 में, ठीक है। आज हम प्रेपोजिशन को उसमें पैक करेंगे, प्रेपोजिशन चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम कल की नेक्स्ट क्लास में प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आइए फटाफट से।